वेलकम टू रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। नेपाल लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल एक दक्षिण एशियाई स्थल राष्ट्र है। नेपाल के उत्तर में चीन का स्वायत्त शासी प्रदेश तिब्बत है और दक्षिण पूर्व व पश्चिम में भारत अवस्थित है। नेपाल के 85% नागरिक हिंदू धर्मावलंबी है। नेपाल विश्व के प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। नेपाल की राष्ट्रभाषा नेपाली है और नेपाल के लोगों को भी नेपाली कहा जाता है। एक छोटे से क्षेत्र के लिए नेपाल की भौगोलिक विविधता बहुत उल्लेखनीय है। यहाँ तराई के उष्ण फाट से लेकर ठंडे हिमालय की श्रृंखलाएं अवस्थित हैं। संसार का सबसे ऊंची 14 हिम श्रृंखलाओं में से 8 नेपाल में है, जिसमें संसार का सर्वोच्च शिखर सागरमाथा एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा पर भी एक है। नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा नगर काठमांडू है। काठमांडू उपत्यका के अंदर ललितपुर, पाटन, भक्तपुर, मध्यपुर और कीर्तिपुर नाम के नगर भी हैं। अन्य प्रमुख नगरों में पोखरा, विराटनगर, धरान, भरतपुर, वीरगंज, महेंद्रनगर, बुटवल, हेटौंडा, भैरवा, जनकपुर, नेपालगंज, वीरेंद्रनगर, त्रिभुवन नगर आदि हैं। वर्तमान नेपाली भूभाग 18वीं सदी में गोरखा के शाह वंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाह द्वारा संगठित नेपाल राज्य का एक अंश है। अंग्रेजों के साथ हुई संधियों में नेपाल को उस समय 1814 में 1/3 नेपाली क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया को देने पड़े, जो आज भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल में विलय हो गए हैं। 20वीं सदी में प्रारंभ हुए जनतांत्रिक आंदोलन में कई बार विराम आया, जब राजशाही ने जनता और उनके प्रतिनिधियों को अधिकाधिक अधिकार दिए गए। अंततः 2008 में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि माओवादी नेता प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने से यह आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन सेना अध्यक्ष के निष्कासन को लेकर राष्ट्रपति से हुए मतभेद और टीवी पर सेना में माओवादियों की नियुक्ति को लेकर वीडियो फुटेज के प्रसारण के बाद सरकार से सहयोगी दलों द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद प्रचंड को इस्तीफा देना पड़ा। गौरतलब है कि माओवादी के सत्ता में आने से पहले सन 2006 में राजा के अधिकारों को अत्यंत सीमित कर दिया गया था। नेपाल एशिया का हिस्सा है। दक्षिण एशिया में नेपाल की सेना 5वीं सबसे बड़ी सेना है और विशेषकर विश्व युद्धों के दौरान अपने गोरखा इतिहास के लिए उल्लेखनीय रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता रही है। प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल। मानचित्र पर नेपाल का आकार एक तिरछे समांतर चतुर्भुज का है। नेपाल की कुल लंबाई करीब 800 किलोमीटर और चौड़ाई 200 किलोमीटर है। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 14 लाख 75,016 वर्ग किलोमीटर है। नेपाल भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है: पर्वतीय क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र और तराई क्षेत्र। साथ में भित्री मधेश कहलाने वाले उपत्यकाओं का एक समूह पहाड़ी क्षेत्र के महाभारत पर्वत श्रृंखला व चुरिया श्रृंखला के बीच स्थित है। यह क्षेत्र पहाड़ व तराई के बीच में स्थित है। हिमालय पहाड़ी व तराई क्षेत्र पूर्व पश्चिम दिशा में देश भर में फैले हुए हैं और इन्हीं क्षेत्र को नेपाल की प्रमुख नदियों ने जगह जगह पर विभाजन किया है। भारत के साथ जुड़ा हुआ तराई फ्रंट भारतीय गंगा के मैदान का उत्तरी भाग है। इस भाग की सिंचाई तथा भरण पोषण में 3 नदियों का मुख्य योगदान है: कोसी, गंडकी और कर्णाली नदी। इस भूभाग की जलवायु कृष्ण और संतृप्त आर्द्र है। नेपाल में पर्यटन स्थल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। भारत के उत्तर में बसा नेपाल रंगों से भरपूर एक खूबसूरत है। यहाँ वह सब कुछ है जिसकी तमन्ना एक आम सैलानी को होती है। देवताओं का घर कहे जाने वाले नेपाल विविधतापूर्ण है। इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ एक और यहाँ बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर तीर्थ स्थान है। रोमांचक खेलों के शौकीन यहाँ रिवर
राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जंगल सफारी और स्कीइंग का भी मजा ले सकते हैं। लुम्बिनी एक जगह है। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है। यह उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमा के निकट वर्तमान नेपाल में स्थित है। यूनेस्को तथा विश्व के सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, वज्रयान, थेरवाद आदि के अनुसार यह स्थान नेपाल के कपिलवस्तु में है, जहाँ पर यूनेस्को का एक आधिकारिक स्मारक लगाया। सभी बौद्ध धर्म के संप्रदायों ने अपने संस्कृति अनुसार के मंदिर, गुम्बा, विहार आदि निर्माण किया है। इस स्थान पर सम्राट अशोक द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में प्राकृतिक भाषा में बुद्ध का जन्म स्थान होने का वर्णन किया हुआ शिलापत्र अवस्थित हैं। जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहाँ सीता माता का जन्म हुआ था। ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध राजा जनक थे, जो सीता माता जी के पिता थे। सीता माता का जन्म मिट्टी के घड़े से हुआ था। यह शहर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ससुराल के रूप में विख्यात है। इसके बाद आपको हम मुक्तिनाथ के बारे में बताते हैं। मुक्तिनाथ वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह तीर्थ स्थान शालिग्राम भगवान के लिए प्रसिद्ध है। भारत के बिहार के वाल्मीकि नगर शहर से कुछ दूरी पर जाने पर गंडक नदी से होते हुए जाने का मार्ग है। दरअसल एक पवित्र पत्थर होता है जिसको हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। यह मुख्य रूप से नेपाल की ओर प्रवाहित होने वाली काली गंडकी नदी में पाया जाता है। जिस क्षेत्र में मुक्तिनाथ स्थित है उसको मुक्ति क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। मुक्तिनाथ की ये यात्रा काफ़ी मुश्किल है, फिर भी हिंदू धर्मावलंबी बड़ी संख्या में यहाँ तीर्थाटन के लिए आते हैं। यात्रा के दौरान हिमालय पर्वत के एक बड़े हिस्से को लांघना होता है। यह हिंदू धर्म के दूरस्थ तीर्थस्थलों में से एक है। इसके बाद घूमने के लिए कटनी। काठमांडू शहर से 29 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में छुट्टियां बिताने की खूबसूरत जगह कटनी स्थित है। यहाँ से हिमालय का खूबसूरत नज़ारा देखते ही बनता है। कटनी से गणेश हिमालय, गौरीशंकर 7134 मीटर, चौबा भामर 6109 मीटर, मनसलू 8163 मीटर, हिमालचूली 7893 मीटर, उसके बाद अन्नपूर्ण है 8091 मीटर समेत अनेक पर्वत चोटियों को करीब से आप देख सकते हैं। गोसाई कुंड समुद्र तल से 4360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोसाई कुंड झील नेपाल के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। काठमांडू से 132 किलोमीटर दूर धूचे से गोसाई कुंड पहुंचना सबसे सही विकल्प है। उत्तर में पहाड़ और दक्षिण में विशाल झील इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। यहाँ और भी 9 प्रसिद्ध झीलें हैं, जैसे सरस्वती, भैरव, सूरज और गणेश कुंड आदि। इसके बाद आपको धूलीखेल। यह प्राचीन नगर काठमांडू से 30 किलोमीटर पूर्व आर्निक रोजमार्ग काठमांडू कोदारी राजमार्ग के एक और बसा है। यहाँ से पूर्व में कारेलुंग और पश्चिम में हिमालचूली श्रृंखलाओं को खूबसूरत दृश्यों का आनंद उठाया जा सकता है। एक है पशुपतिनाथ मंदिर। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर का यह एक खूबसूरत मंदिर काठमांडू से करीब 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। बागमती नदी के किनारे इस मंदिर के साथ और भी मंदिर बने हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा 5500 ईसा पूर्व भारत में हुआ, उसी ने कुंती पुंज, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी जब स्वर्गारोहण कर रहे थे तब वे जिस विशाल पर्वत श्रृंखला में गए उसे महाभारत पर्वत श्रृंखला तथा जहाँ पर कैलाशनाथ आदि योगी महादेव जी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, वो स्थान श्री पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के नाम से जाना जाता है। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग देवस्थान के बारे में माना जाता है कि यह नेपाल में हिंदुओं का सबसे प्रमुख और पवित्र तीर्थ स्थल है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर प्रतिवर्ष हजारों देशी विदेशी श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। गोल्फ कोर्स और हवाई अड्डे के पास बने इस मंदिर को भगवान का
निवास स्थान माना जाता है। जनश्रुति का अनुसार शिव का 3 अंग पशुपति शिव केदार और केसिर उत्तराखंड केदारनाथ शिव केदार का शरीर ढोटी बांगटोना का बट्टी केदार शिव केदार का पावखुट्टा के रूप में शिव का 3 अंग प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग धार्मिक तीर्थ हैं। तो चांगू नारायण मंदिर है, भक्तपुर स्क्वायर है और उसका स्वर्ण द्वार है। खूबसूरती की मिसाल स्वर्ण द्वार नेपाल की शान है। बेशकीमती पत्थरों से सजे इस दरवाजे का धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है। शाही अंदाज में बने इस द्वार के ऊपर देवी काली और गरुड़ की प्रतिमा लगी है। यह माना जाता है कि स्वर्ण द्वार स्वर्ग की 2 अप्सराएं हैं। इसका वास्तुशिल्प और सुंदरता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है तथा मनमोहक सुंदर दृश्य पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। नेपाल घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। बने रहिए चैनल पर, अभी जाने के लिए है बहुत कुछ। नेपाल में वेश्यावृत्ति। नेपाल में वेश्यावृत्ति गैरकानूनी है। मानव तस्करी और परिवहन नियंत्रण अधिनियम 2064 वर्ष 2064 यानी 2008 का अधिनियम संख्या 5 वेश्यावृत्ति को अपराधीकरण करता है और मानव तस्करी की परिभाषा में से शामिल करके वेश्यावृत्ति की कमाई का जीवित रहना। यूएनएड्स देश में 67,300 वेश्याओं का होने के अनुमान है। सरकारी नीतियाँ क्या है? हालांकि नेपाल में विशेष रूप से सेक्स कार्यों को अपराधी बनाने वाला कोई कानून नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे कानून हैं जो 1980 के दशक में लागू किए गए थे, जो नेपाल के भीतर और बाहर तस्करी को आपराधिक बनाते हैं और सेक्स कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनमें से कई कानूनों की व्याख्या कभी कभी यौन कर्मियों पर भी आरोपित की जाती है, जो कि सेक्स ट्रैफिकिंग दृश्य और सेक्स कार्य के बीच के अंतर में ज्ञान की कमी से आता है। सेक्स वर्क एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के वैध और गैर कानूनी सेक्स उद्योगों के सभी पहलुओं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यौन कार्यों के विभिन्न रूप हैं, जिनमें शारीरिक और मौखिक रूप शामिल है। यह भेद वह है जो वास्तव में समझा नहीं गया है। इस प्रकार तस्करी के खिलाफ नेपाल के भीतर कई नीतियाँ और कानून लागू किए गए हैं। कई तरह हैं। सेक्स वर्क पर लागू नहीं होना चाहिए। अधिकारी और कानून सच्ची दास्तां रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तस्करी यौन कर्मियों, ग्राहकों और सेक्स उद्योग में शामिल अन्य लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। 1986 में ट्रैफिक इन ह्यूमन कंट्रोल अधिनियम को नेपाल में पारित किया गया था और इसका उद्देश्य वेश्यावृत्ति के रूप में तस्करी को रोकना था। हालांकि यह अधिनियम कई अन्य लोगों की तरफ अप्रभावी साबित हुआ, मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण कि यह अधिनियम मुख्य रूप से तस्करी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के बजाय वेश्यावृत्ति को अपराधी बनाने के उद्देश्य से था। 2008 में मानव तस्करी और परिवहन नियंत्रण अधिनियम ने वेश्यावृत्ति को अपराधी बना दिया और इसे मानव तस्करी की परिभाषा में शामिल करके वेश्यावृत्ति की कमाई को किया। सेक्स उद्योग में प्रवेश करने के कारण कई लोगों के लिए सेक्स उद्योग में प्रवेश करना एकमात्र तरीका है जिसमें वे नेपाल में आर्थिक रूप से जीवित रह सकते हैं। हालांकि श्रम के औद्योगिक या सेवा क्षेत्रों में सेक्स वर्क को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं मिली है। नेपाल में सेक्स की तस्करी का एक बड़ा मामला है, लेकिन स्वैच्छिक सेक्स कार्य कई विश्वासों से अधिक सामान्य है। पूर्व एशिया में विकासशील गरीब देशों के बीच नेपाल आज भी सबसे अधिक गरीबी से त्रस्त है। अनुसंधान से पता चलता है कि लगभग 38% नेपाली आबादी प्रतिदिन $1 के तहत काम कर रही है। भूमि और 82% $2 के तहत काम कर रही है। गरीबी की उच्च दर के कारण ग्रामीण गरीब नेपाली लोगों में आमतौर पर बड़े परिवार होते हैं, भूमिहीन होते हैं या बहुत ही छोटे भूस्वामी होते हैं। निरक्षरता की उच्च दर होती है। विशिष्ट जाति और अल्पसंख्यक समूहों में केंद्रित होते हैं। गरीबी की ये मुद्दे इस बात का हिस्सा है कि नेपाल में सेक्स उद्योग में सीजेंडर और ट्रांसजेंडर दोनों पुरुषों और महिलाओं सहित कई लोगों
लोगों में आते हैं। अपने बड़े परिवारों के कारण इन यौनकर्मियों को घर के भीतर मदद करने के लिए एक रास्ता खोजने की ज़रूरत है। विशेष रूप से महिला यौनकर्मियों असामान्य रूप से महिलाओं के लिए घरेलू वातावरण और कर्तव्यों को तोड़ने के कई अवसर नहीं है जो उन्हें गरीबी में छोड़ गए हैं, इसलिए उनके लिए एकमात्र विकल्प सेक्स कार्य में जा रहा है। नेपाल कई अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तरह महिलाओं के लिए भी सीमित मात्रा में संसाधन है। हाल ही में नेपाली सरकार ने महिलाओं की पारिवारिक भागीदारी, भौतिक अखंडता, स्वामित्व अधिकारों और समग्र नागरिक स्वतंत्रता के संदर्भ में अधिक अधिकारों को मान्यता दी है। हालांकि यह तथ्य को नहीं बदलता है कि नेपाली समाज में अभी भी महिलाओं को बहुत कम महत्व दिया गया है और पुरुषों के समान अधिकार नहीं है। महिलाएं इन यौनकर्मियों का बहुमत बनती है क्योंकि उनके पास शायद ही कोई अवसर हो, अन्यथा ये महिला अपने द्वारा किए गए कार्यों से सशक्त महसूस कर सकती है, इस अर्थ में कि वे अपने परिवार के लिए बेहतर प्रदान कर सकती है। समाज द्वारा महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसके अलावा किसी और चीज़ के लिए देखा जा सकता है। कुछ मामलों में लड़कियों को जो सेक्स उद्योग में डाल दिया जाता है उन्हें नेपाल के बाहर या केंद्रीय शहरों में अपने परिवारों द्वारा बेहतर प्रदान करने के लिए कालीन कारखानों में प्लान करने के लिए मजबूर किया जाता है। थोड़ी देर के बाद उन्हें या तो यातायात दृश्य में अपहरण कर लिया जाता है या शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। गरीबी के मुद्दे ने नेपाल में कई परिवारों को हताश की ओर धकेल दिया है। अपनी बेटियों को घर से बाहर मदद करने के लिए पैसे कमाने के लिए सड़कों पर डाल दिया है। नेपाल में मानव तस्करी, विशेष रूप से सेक्स तस्करी, स्वैच्छिक सेक्स कार्य के लिए एक सामान्य अग्रदूत है। सेक्स की तस्करी की दुनिया से भागने के बाद जब वे नेपाल लौटते हैं तो महिलाएं सेक्स वर्क पर लौट आती हैं। इसके लिए केवल एक ही चीज़ है, वो जानते हैं काम का परिणाम क्या होता है। नेपाल में सेक्स का काम इन सैकड़ों महिलाओं द्वारा दैनिक आधार पर सामना की जाने वाली गरीबी और संघर्ष के लिए एक अल्पकालिक राहत हो सकती है। दीर्घकालिक प्रभाव सेक्स कार्य के लिए एक नया दृष्टिकोण लाते हैं और सेक्स कार्य के लिए खिलाफ तर्क का एक बड़ा हिस्सा है। अल्पकालिक परिणाम, बहुत से लोग अपने परिवार अपने लिए एक बेहतर अवसर की उम्मीद में सेक्स कार्य क्षेत्र में जाते हैं। यह नेपाल में विशेष रूप से सच है, जो दुनिया के सबसे कम मानव संकेतक वाले देशों में एक है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में 143वें स्थान में HIV के साथ, क्योंकि सेक्स वर्कर आमतौर पर नेपाल के भीतर जाति व्यवस्था की निचली जातियों से संबंधित होती है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि सेक्स वर्कर का अधिकांश हिस्सा तमाम और दलितों से था। भारत और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में यह महसूस करे कि सेक्स वर्क एकमात्र ऐसा अवसर है जो उन्हें वास्तव में अपने जीवन और अपने परिवार को बेहतर बनाना है। नेपाली जाति व्यवस्था किसी भी वर्ग के लोगों के लिए उस वर्ग तक उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे दुर्लभ उदाहरण हैं जिनमें एक विशिष्ट वर्ग के सदस्य बड़े हैं और यहाँ तक कि इन मामलों में सदस्य केवल अपनी जाति के भीतर उठते हैं। नेपाल जाति व्यवस्था भी देखने लायक है। इस सामाजिक जाल के कारण सेक्स वर्क को सामाजिक संगठन से भागने के तरीके के रूप में देखा जाता है। निम्न जाति के लोगों को सेक्स वर्क उनके परिवार के लिए अलग तरीके से प्रदान करने की अनुमति दे सकता है। अल्पावधि में सेक्स उद्योग में जाना एक तार्किक समाधान की तरह प्रतीत होता है, क्योंकि इनमें कई यौनकर्मी जो पैसा कमाते हुए परिवारों की सुधार की ओर जा सकता है। समझौता सुरक्षा, सेक्स वर्क की महिलाओं का प्रवेश कभी कभी अप्रत्याशित मोड़ ले सकता है। यद्यपि कुछ महिलाएं स्वेच्छा से सेक्स उद्योग में जाती हैं, लेकिन उन्हें भारत और आसपास के क्षेत्रों में बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग दृश्य में ले जाया जा सकता है। भारत में महिलाओं और लड़कियों की तस्करी एक बड़ी समस्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जगह बनाई है। हर साल लगभग 7,000 नेपाली लड़कियां का मोटा अनुमान भारत में लाया जाता है, जहां उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। नेपाल की महिलाएं और लड़कियां, विशेष रूप से कुंवारी लड़कियों की निष्पक्ष त्वचा और युवा रूप नेपाल में मानव तस्करी के कारण
हैं और भारत में इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। चीन और नेपाल के बीच एक खुली सीमा की नीति के बाद से हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में नेपाली महिलाओं को वेश्यावृत्ति में या चीनी पुरुषों के लिए दुल्हन के रूप में बेच दिया गया है। तस्करी के दुष्म में अगवा होने के अलावा सेक्स वर्कर अपनी मर्जी के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार का जोखिम उठाती है। जब इस तरह की चीज़ें होती है तो इन यौन कर्मियों की सुरक्षा मिलना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें अपराधियों के रूप में देखा जाता है। ये एक कारण है कि कई स्वैच्छिक सेक्स कार्य को वैध बनाने के लिए लड़ रहे हैं। कई लोग तर्क देते हैं कि ये लोग नुकसान के खिलाफ सुरक्षा के लायक है, ठीक वैसे ही जैसे कि तस्करी के दृश्य में लाए जाते हैं। मानव अधिकार को क्या नुकसान है? जब सेक्स उद्योग में जीवन जीते हैं तो कई तर्क देते हैं कि मानव अधिकारों को खोने का जोखिम आम है। कई बार विशेष रूप से नेपाल में संगठित अपराध द्वारा सेक्स उद्योग चलाया जाता है। नेपाल जैसे देशों में सकल घरेलू उत्पाद के 2.14% के बीच सेक्स उद्योगों का योगदान है। कारण अधिकारियों और पुलिस के भीतर भी भ्रष्टाचार के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। यह महिला यौन कर्मियों को कमजोर स्थिति में रखता है, क्योंकि लोगों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य संस्था या तो उनकी समस्याओं की अनदेखी करती है या दुरुपयोग में ले जाती है। यदि यौन कर्मी इन अधिकारियों के अधिकार को चुनौती देने के लिए थे, यहाँ तक कि अपने स्वयं के शरीर पर नियंत्रण की मांग करके भी वे समुदाय और यहाँ तक कि कानून के तहत दंडित होने का जोखिम उठा रहे हैं। यह एक और विवादास्पद मुद्दा है जिसमें आपूर्तिकर्ताओं को हमेशा दंडित किया जाता है, जबकि उस उद्योग का मांग क्षेत्र अपने समान रूप से भेदभावपूर्ण कार्यों से दूर हो जाता है। सेक्स की तस्करी में नेपाल महिलाओं और बच्चों के लिए एक स्रोत, प्रागमन और गंतव्य देश है जो यौन तस्करी के अधीन है। नेपाली महिलाओं और लड़कियों को नेपाल, भारत, मध्य पूर्व एशिया और उप सहारा अफ्रीका में यौन तस्करी के अधीन किया जाता है। बड़ी संख्या में नेपाली जो भारत से होकर जाते हैं या पंजीकृत भर्ती एजेंटों पर भरोसा करते हैं, सहित विशेष रूप से यौन तस्करी के लिए असुरक्षित है। बांग्लादेश, श्रीलंका के कुछ प्रवासी और संभवतः अन्य देश संभावित रूप से मिथ्या नेपाली यात्रा दस्तावेज का उपयोग करके मध्य पूर्व में रोजगार के लिए नेपाल मार्ग को पार करते हैं और मानव तस्करी के अधीन हो सकते हैं। अभी अभी जैसे कि खबर मिली है कि नेपाल में एक रेड कलर का कोई केमिकल दवाई या इंजेक्शन या टैबलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिससे लड़कियों का स्तन बड़ा हो जाता है और शरीर प्राकृतिक रूप से बहुत जल्दी ही बढ़ जाता है। और इस तरीके से जिसको जल्दी ही इस तरीके का दवाई का इस्तेमाल करके जवान कर दिया जाता है, वो फिर उन्हें बहुत तरीके का हेल्थ का प्रॉब्लम लगा रहता है। बाय द वे, नेपाल एक पूरी तरह से सेक्स उद्योग में बहुत उड़ता, बहुत फैलता फूलता देश बनकर रह गया है। यहाँ आप इंडियन 100 रुपये में आपको यहाँ कोई भी सुंदरी मिल जाएगी, ये स्थिति है। बने रहिए। गुप्त कैमरे ने बहुत सारा राज खोला है। इसमें नेपाली पुलिस की भी बहुत मिली भगत है। नेपाली पुलिस पैसे लेकर इस तरीके का काम कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स।